नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, आज की इस क्लास को लाने का मेरा मेन पर्पस था कि एक तो वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना, टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज उसे बिल्कुल से देखना और साथ साथ उस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि पेपर देने के बाद सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि कट ऑफ कितने लगने वाली है। और तीसरी बात कि अब क्या नई रणनीति होगी, आगे हम अब किस एग्ज़ाम की ओर थोड़ा सा नज़र करेंगे। तो इन सब 2-3 सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में खोजेंगे और वीडियो में अंत तक बनना। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम की आपकी हो सकती है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उत्तराखंड में कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मन में ये पहला मुद्दा चल रहा होगा। खासकर जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा उनके मन में इस समय ये सवाल दौड़ रहा होगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले उसी पर थोड़ा सा जिक्र करता हूँ कि कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, आपने पेपर का लेवल देखा, तो पेपर का लेवल देखने के बाद यानी कि एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ, पेपर में आपसे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट इस बार करी गई है। यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आप कितना जानते हैं, उतने बात को पकड़ने की कोशिश करी गई है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस एक सवाल के अंदर करे गए हैं, इसलिए कट ऑफ पे इसका प्रभाव तो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए, लगभग बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, संख्या कई हज़ारों में है, 50,000 से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया। उनका एक्चुअल डेटा हमारे पास तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ अगर मैं देखना चाहूँ लमसम, तो आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड जो लगभग 40 नंबर का होता है, उसमें देखिए औसतन एवरेज नंबर कितना आ रहा है, वो 25 के आसपास आ रहा है। इसके अलावा GS 18 के आसपास है। हिंदी की बात करूँ, इस बार हिंदी वाला पोर्शन बड़ा कमाल करके गया है, ठीक है, एक बार पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। और रीजनिंग का औसत जो है वो लगभग 6 आ रहा है। यानी कि उत्तराखंड में 25 एक औसत मार्क है, GS 18, हिंदी 14 और रीजनिंग 6। आप इत्तेफाक कर पा रहे होंगे। अगर मैं इसे काउंट करता हूँ तो ये 63 के आसपास नंबर बैठता है। यानी कि एक औसत बच्चा या एक ठीक ठाक बच्चा जो अच्छी तैयारी में रहा होगा वो 63 स्कोर कर रहा होगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि अब एक एक नंबर या मैं आपका 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ऑन द मार्जिन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो के लिए, जर्नल की बात कर रहा हूं, वो 68 ± 2। यानी कि मेरी तरफ से जो ये देखिए कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है या मेरा कोई इस तरीके से ऐसा नहीं है कि यही रहने वाली है। हाँ, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ ऐसा रहने वाली है। जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ तो सब लोगों ने बहुत कट ऑफ बताई। किसी ने कहा कि 50, किसी ने कहा 55, किसी ने कहा 52, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हुई। उस समय मैं तब भी बात कर रहा था कि कट ऑफ जाएगी वो 64-65 के आसपास रहने वाली है। मैंने 65 ± 2 की बात करी थी, यानी कि 66-67 के आसपास। और जब कट ऑफ आई 67 के आसपास तो सब भौचक्के रह गए। ठीक है, देखिए एक अनुमान होता है, अनुमान लगाने के बाद हम लोग एक एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बाद हमने बात की है। मैं आपको एनालिसिस बताऊँगा इन डेप्थ, ठीक है, वीडियो में बने रहना। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए बेटा, वो लगभग 68 ± 2 हो जाए, 66 या हो जाए 67 या फिर आपकी ये 70 के आसपास। तो ये जनरल कैटेगरी रहेगी। OBC कैटेगरी की बात करूं तो OBC यहीं पे आप लोग एक आध नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि ये नॉर्मली आपको मिलेगी 67 ± 2। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क OBC या जनरल में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये 67 ± 2। SC की अगर हम बात करें तो SC हो सकता है कि ये 63 ± 2 के आसपास जाए, यानी कि 64 या 62 के आसपास SC मिल जाए। EWS की बात कर दूंगा अगर मैं यहीं पे, तो EWS भी आपका जनरल से आप 1-2 नंबर घटा सकते हैं, यानी कि 65 के लमसम EWS की बात करें। महिला वर्ग की बात करेंगे तो महिला वर्ग भी आप लगभग मान के चलिए कि 65-66 के आसपास महिला वर्ग भी रहने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी कट ऑफ। ये एक अनुमानित कट ऑफ होती है बच्चे, तो इस पर कुछ ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आयोग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आंसर की आपकी कल ही जारी कर दी गई थी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये मेन पार्ट है। देखिए कट ऑफ ठीक है, हो गया। अब ये बात है कि अब आप आगे एग्जाम को जब अप्रोच करेंगे या आगे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो तब क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए।
उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो का पेपर कल एग्ज़ाम कराया गया आयोग के द्वारा, यूके SSSC के द्वारा, उसमें पेपर का पैटर्न देखना, पेपर में सवाल कहाँ से आए, किस तरीके से आए, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं चीज़ों को हम लोग चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया है पेपर को लेकर के, जिसमें मैंने हर टॉपिक को वैसे टॉपिक वाइज जोड़े, जैसे जीएस का पोर्शन है तो उसमें हिस्ट्री कितना आया, इकोनॉमी कितना आया, करंट अफेयर कितना है, उसे पूरा मैंने किया है। उसमें सब टॉपिक करने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ उस बात को शेयर करता हूँ। देखिए वीडियो में अंत तक बनना, ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपकी आने वाली प्लानिंग के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किस तरीके से चीज़ें बदली जा रही हैं। ठीक है, पहले जीके जीएस वाली बात करता हूँ मैं। जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री की बात करता हूँ मैंने देखिए वैसे कैटेगरी वाइज डाल दिया है। ये पेपर मैंने पूरी तरीके बनाया है। देखिए तो मैंने उत्तराखंड को भी एक एक सवाल देखा है। इसका पीडीएफ बना के अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा डिटेल में बिल्कुल इसे, तो टेलीग्राम पर आप उसे डाउनलोड करके देख लेना कि कहाँ से कौन, ये एक्चुअली सेट बी में मैंने सवाल नंबर भी डाल दिए हैं कि कौन सा सवाल आया था। जैसे हिस्ट्री में 31, 34, 38, 50, 54, 57 सवाल हिस्ट्री के थे। इकोनॉमी का 32 था, 42 था, 44 था, 46 था, 47। तो मैंने सवाल भी कैटेगरीज कर दिए। जैसे 32वां सवाल खाद्य सुरक्षा से संबंधित था, 42वां सवाल नीति आयोग से संबंधित था, 44वां सवाल जीडीपी से आ गया था, 46वां सवाल योजना से था और 47वां सवाल बेरोजगारी से था। तो इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया। जैसे करंट अफेयर G20 से सवाल पूछा गया है तो मैंने उसे भी सब कैटेगरीज में डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में लगभग जो सवाल आए हैं वो 7 आए हैं। मैं अभी उनमें डिटेल में नहीं जा रहा कहाँ से आए हैं। इसमें भी अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो जो आपका प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत से बच्चे 3 सवाल हैं। टॉपिक की भी अगर मैं बात करूं तो एक आपका प्राचीन भारत से गुप्त वंश से 2 सवाल हैं, जिसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय वाला है और एक आपका यहीं पे सवाल है समुद्रगुप्त वाला, है ना। इसके अलावा आपका हर्षवर्धन से सवाल है। एक मध्यकालीन भारत से है जिसमें मराठा पूछा गया था, शिवाजी वाला, अष्टग्राम वाला। मध्यकालीन भारत से 1 सवाल है बच्चे। इसके वाला आधुनिक भारत से 3 सवाल है। तो ये कुल मिलाकर के हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में 7 सवाल यहाँ से मिले। इकोनॉमी की बात करूँ बच्चे, अर्थव्यवस्था की, तो वो आपको 5 सवाल यहाँ से मिले। करंट अफेयर्स की बात करूँ केवल 1 सवाल आया है G20 से, और मैंने G20 की जो वीडियो है उसमें आपने चेक कर लिया होगा, वहाँ से आ गया। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी इस बार बहुत अच्छा सवाल आए हैं, 5 सवाल। इसके अलावा ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योग्राफी में लगभग 7 सवाल बने हैं वहाँ से। कंप्यूटर में 4 सवाल बने हैं, और जो स्टैटिक वाला पार्ट था या स्टैटिक जीके वाला पार्ट था, यानी कि दिवस पूछा गया था, वो 1 सवाल था। तो ये कुल मिलाकर के इतने सवाल बने हैं। तो ये 30 नंबर जो हमने कैटेगराइज किए हैं वो इस तरीके से हैं। देखो यहाँ अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, हिस्ट्री वाला पार्ट 7 नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमी इस तरीके कैटेगराइज किया है मैंने, सब टॉपिक यहाँ डाल दिए हैं। इसे आप ज़रूर चेक कर लेना कि कहाँ से क्या क्या बना है। ठीक, देखो अब थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे, सवाल का पैटर्न आपने देखा, पेपर जरूर देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा हो तो टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या करा गया है, थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर बात से इत्तेफाक लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो चीज़ों को लेकर के, या आपने सवाल देखा हो, मैं कुछ चूक जाऊँ तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ। ये तो रही मैंने सवालों की बात। ठीक, उत्तराखंड में भी ऐसी बातें हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए मैं पहले डाल देता हूँ उत्तराखंड में भी। ये तो जीके जीएस वाला सवाल हुआ। उत्तराखंड में हम लोगों ने एनालिसिस किया। मोटे तौर पे अगर आप देखोगे उत्तराखंड में हिस्ट्री वाला पोर्शन इस बार बहुत ज़्यादा है। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, आपकी मध्य उत्तराखंड वाला भी और या आधुनिक वाला भी, वो सब की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग हिस्ट्री में जो सवाल है वो 17 से 18 सवाल अकेले किससे हैं, हिस्ट्री से। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड ज्योग्राफी की बात करूँ तो लमसम 7 सवाल उत्तराखंड ज्योग्राफी से देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर के मैं कह सकता हूँ बेसिकली 2 सवाल करंट अफेयर के, बाकी सारा का सारा विविध यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिला।
विविध। ठीक है, देखो मोटे तौर पे ये हम लोगों ने इसे कैटेगराइज किया है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ों का एनालिसिस करूँ, यानी कि कुछ चीज़ें अगर मैं देख पाऊँ, अगर मैं उन चीज़ों पे थोड़ा सा रिव्यू करूँ, तो आप देखोगे कि चीज़ें किस तरीके से हुई। चलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ बातें शेयर करना शुरू करता हूँ। देखो ये मोटे तौर पर हमने सामने एक पिक्चर खींच ली और ये खाका तैयार हो गया है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ से अगर थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो ये आपसे 2-3 बातें कर रहा है। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। यानी कि अगर आप पूरे पेपर को देखोगे, मुझे हिंदी का और रीजनिंग का नहीं पता, वो आदित्य सर आपको बताएंगे, मैं आपको जीएस और उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है आयोग के द्वारा, एक एक सवाल उसी टॉपिक से उठाया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सब टॉपिक कर दिए, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके देखेंगे, आपने पेपर देख ही लिया होगा एक तरीके से। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में ना दिया हो और उसके बाहर से रख दिया हो, बिल्कुल सिलेबस दिया है। यानी कि सीधी सीधी बात क्या है, टू द पॉइंट, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, सिलेबस पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कर देंगे आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, वो इस बार हमारी नॉलेज टेस्ट करा गया है। पिछले बार तक अभी तक क्या चलता था कि 1 लाइन पढ़ो या सीधा सीधा सवाल पूछ लेते, बताइए डिबेटिंग क्लब कहाँ बना। इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, 4-4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें फिर 4-4 आपको सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सुमेलित कर रहे हैं, सुमेल करवा रहे हैं। यानी कि आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करी जा रही थी। वो ये देखना चाह रहे हैं एग्जामिनर कि आप कितनी जानकारी रखते हैं या आपने कितने बेहतर तरीके से तैयारी करी है। ठीक है, इसमें आप देखोगे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन जा रहा है। डेप्थ में क्वेश्चन मतलब हवाबाजी में नहीं चल रही है कहानी। आप 1857 का सवाल देखिए, है ना, अच्छा सवाल है। आर्य समाज का सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, ये डेप्थ के सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। दूसरी बात क्या है, आपको ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करी जा रही है। ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यानी कि बताइए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यानी कि जो यूकेपीएससी का पैटर्न रहता है या थोड़ा सा यूपीएससी के तर्ज पर चलने की कोशिश करी गई है। हालांकि सवाल भारी बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन पेपर में जो ऑप्शन है, क्योंकि आदत नहीं होती हम लोगों को वही सीधा सीधा सवाल पसंद है या हम लोग उसी तरीके से देखते हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या का सामना शायद हम लोगों ने किया, तो इसलिए बचिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन में कोशिश करी गई कितने की, मल्टीपल क्वेश्चन आपसे करे जाएं। ठीक है, बहुत सारे सवाल एक पेपर में करने की कोशिश आपसे की गई है। तो ये मोटा मोटा चीज़ है, ये हम लोगों ने देखा। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तो सिलेबस पर आप विशेष ध्यान करने की कोशिश करिए, आपके नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात है कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कि आपसे आपके कंसेप्ट पूछे गए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो ज्योग्राफी वाला सवाल था कि 20 से 40 डिग्री के बीच, है ना, किस तरीके का क्षेत्र वाष्पीकरण और आंध्र या उसका तापीय वाला पूछा गया था। पॉलिटी में सारे सवाल इस बार कंसेप्चुअल सवाल थे, आपको सीधा सवाल बिल्कुल भी नहीं दिया। तो बहुत अच्छे सवाल लेवल के पूछे गए, मज़ा आया पेपर देख करके ना, एकदम चकाचक मौज आ गई पेपर देखने के बाद। तो आपसे क्या करवा रहे हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग या कंसेप्ट क्लियरिटी कह सकते हैं कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये बेसिकली इसका एनालिसिस सामने आता है। अब देखो कुछ बातें बता रहा हूँ जो अब हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, यानी कि वो हमें छोड़नी पड़ेगी। जो आदत हमें शायद लग गई है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग शायद देखते होंगे अभी तक क्या चलता था कि 1 लाइनर कोई भी किताब आपने ख़रीद ली और उस पर सीधा सीधा सवाल चल रहा है, तो वो अब शायद काम का आपके नहीं है। ये एक अलार्म है उन लोगों के लिए जिन्हें अब बचना पड़ेगा या जिन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ना 3 कैटेगरी में काम करता है। अगर आप जिस कैटेगरी में हैं देख लेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप पहली कैटेगरी में रहें। एक तो होती है वार्षिक योजना, ठीक है, एक होती है पंचवर्षीय योजना, और एक होती है 15 वर्षीय कार्यक्रम। ये बच्चा वो है जो अपडेट रहता है, थ्रू द पॉइंट सिलेबस चीज़ें समय के साथ बदल लेता है, अपने आप में तब्दीली करता है, और ये 1 साल या 1.5 साल 2 साल में अपनी तैयारी करके निकल जाता है और नौकरी ले लेता है। ये पंचवर्षीय योजना वाला मुद्दा बस ये है कि बच्चा पहले भटकता है, कुछ ये पढ़ता है वो पढ़ता है, 2 4 5 7 एग्ज़ाम देता है, उसके बाद समझ आती है, तब फिर ठीक से तैयारी करता है और उसके बाद पंचवर्षीय योजना में आता है।
ये बच्चा जो 15 वर्षीय कार्यक्रम लेके आता है, ये किसी की सुनता भी है, नहीं भी सुनता, अमल नहीं करता, चीज़ों को बस अपने स्तर से चलाता जाता है, जैसा हो रहा है, चेंज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, या उस पर उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं। देखिए, आपको डायनामिक होना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक स्टूडेंट की कैटेगरी है। मैं आशा करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग एक वार्षिक योजना के अंदर ही रहें, वरना पंचवर्षीय योजना और 15 वर्षीय कार्यक्रम में बड़ा दर्द होगा दोस्तों। तो इसलिए देखिए, अलार्म है कि जो लोग अभी अलार्म समझ गए और वन लाइनर की तरफ मत भागे और उसे चेंज कर लिया, तब्दीली कर ली, तो शायद आप वार्षिक योजना के तहत नौकरी पा जाओगे, वरना पंचवर्षीय योजना देन 15 वर्षीय कार्यक्रम। ठीक, एक तो ये आपको वन लाइनर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को। दूसरी बात, डीप स्टडी, ये बड़ा सुंदर शब्द है, ठीक है, यानी कि गहराई से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब वो वाला चीज़ नहीं चाहिए कि 100 मिनट में 500 सवाल या 10 मिनट में 100 सवाल, वो नहीं चलेगा दोस्तों। आपको ये बिल्कुल तैयार रखना चाहिए कि हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को ढंग से देखना पड़ेगा। दूसरी बात, कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा आपको बेटा, कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा आपको अपने कंसेप्ट। देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है तो आप उसे बहुत आसानी से सवाल को कर सकते थे। जैसे आर्य समाज वाला सवाल है, तो शायद अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट रखते तो उसे हो जाता आपसे, बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा और भी सवाल ऐसे थे जिसमें पॉलिटी तो लिखवा सारी कंसेप्चुअल थी, जैसे समाजवाद सिद्धांत की बात करी। इसके अलावा जो आपका पोर्टफोलियो वाला था, 1861 अधिनियम था, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल वो था। तो उस पर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा और अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें और नहीं करती, देखिए जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, देखिए आप पैटर्न, हालांकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि पैटर्न में इतना चेंज होगा, लेकिन पैटर्न चेंज होता ही है, चीज़ें बदलती ही हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पैटर्न जो मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए मैं टेस्ट सीरीज़ को किसी को मना नहीं करता कि टेस्ट सीरीज़ लगानी नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ या जो भी MCQs लगा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के रिलेवेंट हो, क्योंकि ये आप बहुत सारे सवाल लगाते हैं। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर कि ऐसा पेपर आएगा, पेपर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, और उन पर भर भर के व्यूज़ आते हैं, कई कई हज़ार व्यूज़ आते हैं, ठीक है, ये पेपर ऐसा आने वाला है, देख लो, अंतिम बार मौका है। यानी बच्चा क्या करता है, उसे गुमराह करने की कोशिश करी जाती है और बच्चा उन्हें देखता रहता है, उसे लगता है कि सब चीज़ें शायद ऐसे हो जाएंगी, लेकिन वो आपको परेशान करता है। आप माइंड मेक करके कुछ और जाते हैं और वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो क्या करती है, एक तरीके से स्ट्रेस पैदा करती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ों से बचिए। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या MCQs लगा रहे हैं, तो आप उसे रिलेवेंट लगाइए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाइए, अपने सिलेबस या अपने टॉपिक या अपने एक तरीके से आप देख सकते हैं अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए उसे लगाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये लास्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, शायद ये कोई नहीं बताएगा आपको, या कोई कहते हुए बड़ा हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज से बचिए। यानी कि अगर आप देखिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, सब अपने स्तर से बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, बच्चे के पास इस समय समस्या ये है दोस्तों कि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं यार, इतने सोर्सेज हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन सब सोर्सेज को कंज्यूम करना शायद बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे ना पड़िए। आप केवल एक टीचर, हो सके तो एक टीचर, या आप फिर भी एक के साथ नहीं मानेंगे मुझे पता है, तो 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा चैनल्स को फॉलो मत करिए, इससे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा कुछ मत करिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों, जैसे कुछ चीज़ें आती हैं आपको नई कहीं मिलती हैं, तो उसे ज़रूर सीख लीजिए, लेकिन उस पर बचिए। आप 2 या 3 जो चैनल्स हैं उसके तरफ थोड़ा फोकस रखिए, टीचर एक पकड़िए जो आपको पार कर सके, ज़्यादा भाग दौड़ी मत करिए। देखिए, बड़ा ही मतलब मैं टफ कॉल बता रहा हूँ, ये हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये एक बड़ी कहानी है कि YouTube आपको बड़ा परेशान करता है, क्योंकि इतने सोर्सेज आ गए हैं, इतने चीज़ें आ गई हैं कि बच्चा इसी चीज़ में कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना है मुझे, क्या छोड़ना है। तो वो किसी जो आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी में जो आपको आगे बढ़ा पाए, आपको बूस्ट कर पाए,
वहाँ रखिए, 1-2 सोर्स रखिए, ज़्यादा मत रखिए, ठीक है, उससे बचिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपका पूरा कंसेप्ट है, मैंने आपसे बात करी। देखिए अगली रणनीति क्या है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग नया बैच ला रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगा और उसकी शुरुआत आज ही से होगी। इसके 2 घंटे बाद लगभग 5 बजे के आसपास मैं एक वीडियो फिर से अपलोड करूँगा जिसमें मैं बहुत सारे सवाल आपके हैं कि बैच को कैसे ज्वाइन करें, कैसे नहीं करें, कैसे करना है, कैसे बैच रहेगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, किस तरीके से होगा, क्या पेड रहेगा, क्या फ्री बैच रहेगा, जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं इसमें आपको दूंगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और उसी में हम लोग बात करेंगे रणनीति को लेकर के कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी और हम किस तरीके से आने वाले एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे और हमारे सामने अब आगे क्या क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। तो उन सब बातों को लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा आज से ही क्लासेज स्टार्ट होनी है, ये ध्यान रखिए आप लोग, आज से बैच स्टार्ट होना है और आज से ही चलेगा, ठीक है। चलिए फिर अगर आपको कोई मेरी बात ऐसा लगता है कि समझ आई या कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा देखिए आप कहीं से भी पढ़िए, एक वीक हमें ज़रूर देना, हमारे साथ उसमें लगना। अगर आपको लगता है कि हाँ हम कुछ सीख पा रहे हैं तो कंटिन्यू करना, वरना हम लोगों को क्या करना, आप लोग छोड़ देना, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और हारिए मत। आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, मत तोड़िए। अभी तो लंबा सफ़र है, अभी कहानी बाकी है, अभी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सार बाकी है, ठीक है। ये तो ज़िंदगी का एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो पूरी किताब अभी पढ़नी है हम लोगों को, बहुत काम करना है। मैं मिलूँगा आपको आज शाम 5 बजे बिल्कुल एक नए टॉपिक को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के आपके साथ कि क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से काम करेंगे। तो तब मुलाकात करते हैं, तब डिटेल में बात करूंगा कि बैचेस किस किस सेगमेंट पे बात करेंगे या क्या क्या चीज़ें होंगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात जल्दी होगी। जय हिंद।